हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट 4 को लेके। ठीक है, यूनिट 4 ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को कवर अप करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका मैं लाइक टारगेट तो सेट कर देती हूँ। ठीक है, वीडियो में सिलेबस जो है वो कवर कराने की अच्छे से गारंटी मेरी है, बट स्टूडेंट्स आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बात तो नहीं किया तो कर दो एक मोटिवेशन के साथ, सब्सक्राइब द चैनल। एंड वीडियो में 3000, मतलब सोच रहे हो इतना करवा पाओगे? मुझे अपने स्टूडेंट्स पे तो यकीन है ये वीडियो क्रॉस करेगी। अगर मान लो ये 10,000 के भी ऊपर जाती है तो 3000 लोग जो सपोर्ट करते होंगे मुझे वो लाइक ज़रूर करेंगे। एंड आई वॉन्ट कि हम रिकॉर्ड बनाए इस वीडियो पे। तो प्लीज़ आप देखना है मुझे कि आप कितना कर सकते हो, तो प्लीज़ करना उसको, और वीडियो वैल्यूबल होगी इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 4 के साथ। और इस यूनिट में बेसिकली आपका जो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अभी लोग आ गए हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है प्रॉपरली, स्टाफिंग वगैरह मान लो आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने जैसे राइट पर्सन को राइट प्लेस पे ऐसे रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नेक्स्ट आता है ना आपका, वो आता है आपका डायरेक्टिंग। मतलब उनको आप डायरेक्शन दोगे ना, अभी वो आगे उनको बताओगे कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम वो है। वो तो मैंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में सेटअप किया था, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग में। बट अब इस काम तो पता है, लेकिन डायरेक्शन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, आप ऐसे नहीं ऐसे करना है। और कम्युनिकेट करेंगे ना। बहुत बार देखा होगा एम्प्लॉयज़ बहुत सैड हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है काम, या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं कि अपना बेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों परफॉर्मेंस डाउन जा रही, क्या कोई घर में समस्या है या क्या है। तो हम कम्युनिकेट करेंगे। तो डायरेक्टिंग जो है ना पार्ट, उसमें ये सब कुछ आने वाला है कि कम्युनिकेशन करना, मोटिवेशन देना, उनको सुपरवाइज करना, उनको कोऑर्डिनेशन में लाना। ठीक है, ये सब क्या है आपका डायरेक्टिंग का पार्ट है। तो डायरेक्टिंग में हम यही सब करते हैं। तो इस चैप्टर में ये जो यूनिट है पूरी, वो इस पे ही फोकस है कि डायरेक्टिंग क्या होती है, फिर डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब क्या है इसको बताइए। एंड देन ये पूरी यूनिट वाइंड अप हो जाएगी। तो ओवरव्यू दे दिया कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करें डायरेक्टिंग के साथ। तो डायरेक्टिंग क्या होती है बेटा? डायरेक्टिंग तो आपको भी पता है कि मैम डायरेक्शन देना। डायरेक्टर क्या करता है, टीवी में बताता है ना एक्टर, सॉरी कट, ये प्रॉपर गो, ओके। सो वही है एक मैनेजर का भी काम कि वो डायरेक्शन देगा, मतलब गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा और लीड करेगा एम्प्लॉयज़ को। क्या क्या करेगा? गाइड करेगा, मतलब बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है। सुपरवाइज करेगा कि वो वैसे वैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मोटिवेट करना, हो सकता है कि वो डिमोटिवेट हो गया है, हमें लग रहा है कि वो डिमोटिवेटेड है, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और लीड करना एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉयज़ को अपने साथ, अपने आगे आगे जाके एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके आना कि हम सही डायरेक्शन में काम करेंगे। जिससे क्या होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएंगे इफ़ेक्टिवली, अच्छे से गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे, कम कॉस्ट में, सही टाइम पे हमें गोल्स को अचीव करने का टारगेट लेके चलना है। तो की पॉइंट क्या है, मेन थिंग क्या है कि हमें लोगों से काम करवाना है, हमें लोगों से काम कराना है। लोगों से काम कैसे कराएंगे? उनको गाइड करके, उनको सुपरवाइज करके, उनको मोटिवेट करके, राइट। सो इट इन्वॉल्व गिविंग इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि देखिए ऐसे से काम होना है, उन्हें मोटिवेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना और उनके वर्क को सुपरवाइज करना। तो डायरेक्टिंग में ये सारी चीज़ें आएंगी बेटा। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने सुपरवाइज कर दिया, एक बार आपने गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, डन। नो, बार बार आपको करते रहने का। आपको रेगुलरली उन्हें सुपरवाइज करना, रेगुलरली उन्हें मोटिवेट करना है और उनसे कम्युनिकेट करना है, ताकि उनसे बातें पूछ पाओ कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, और अपनी भी चीज़ों को उन्हें एक्सप्लेन कर पाओ कि ऐसे ऐसे काम होना है। फीचर्स क्या है? पहला तो गोल ओरिएंटेड, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, डायरेक्टिंग क्यों कर रहे हो, कि उनको क्यों सुपरवाइज कर रहे हो, क्यों मोटिवेट कर रहे हो, क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो? इसलिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से पूरे हो जाएं, है ना। तो डायरेक्टिंग का मेन एम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करके। जैसे सेल्स मैनेजर डायरेक्ट करता है सेल्स टीम को कि हमें मोर देन 20% सेल करनी है, तो उनको गाइड करेगा, ठीक, और ये टारगेट अचीव करेगा। इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग पुट प्लान इनटू एक्शन। प्लान तो बन गया था ना, ऑर्गेनाइज हो गई थी चीज़ें, सबकी ड्यूटी व्यूटी वो सब बता दी थी। अभी हमें एक्शन में लाते हैं, कैसे लाएंगे? डायरेक्टिंग के थ्रू, उनको बता के ये करना है, उनको इंस्ट्रक्शन दे के, उन्हें गाइड करके, उनको सुपरवाइज करके, उनको मोटिवेट करके। तो ये एक्शन को इनिशिएट करता है, अदरवाइज
एम्प्लॉयज तो काम ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज परवेसिव फंक्शन, डायरेक्टिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। परवेसिव जब भी आएगा, चाहे प्लानिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, कोई भी हो, सब परवेसिव है, सब गोल ओरिएंटेड है। तो सबके फीचर्स कॉमन ही है, अपने तरीके से लिख के आना, एक्सप्लेनेशन सही देना, ठीक। तो परवेसिव मतलब क्या कि डायरेक्टिंग में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन की जरूरत है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल, लोअर। क्या लोअर लेवल एम्प्लॉयज को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स मैम, अब उनको बताना तो पड़ेगा, उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। क्या मिडिल लेवल में नहीं है? नहीं मैम, उनमें भी है। क्या टॉप लेवल वालों को डायरेक्शन की, मोटिवेशन की, इन सब कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है? मैम है, क्योंकि जो सीईओ होता है वो जो टॉप पे मैनेजर्स हैं उनको भी तो मोटिवेट करना है कि अब अच्छी पॉलिसी बना के हमें सब कुछ सही से करना है। मैनेजर को सुपरवाइजर को गाइड करना, सुपरवाइजर को वर्कर्स को गाइड करना, तो सब जगह चल रहा है। मतलब सीईओ भी करेगा मोटिवेशन, डायरेक्शन को यूज़ करेगा टॉप मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए, मैनेजर जो मिडिल लेवल में वो भी यूज़ करेगा डायरेक्शन को सुपरवाइजर को गाइड करने के लिए, और सुपरवाइजर भी डायरेक्टिंग यूज़ करता है वर्कर्स को गाइड करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बता दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आपका काम चल रहा है, ठीक। डायरेक्ट ह्यूमन एलिमेंट, आपको डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करना है? लोगों से ही तो इंटरेक्ट करो, उनको ही तो गाइड करो, उनको ही तो सुपरवाइज कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो डायरेक्ट ह्यूमन एलिमेंट है। इंटीग्रेट एफर्ट्स, डायरेक्टिंग लोगों के एक्शंस को यूनाइट करता है कि हमें कॉमन गोल अचीव करना है, सबको पता है कि इस डायरेक्शन में काम करना है, सबको सुपरवाइज करें, सबको मोटिवेट करें, ताकि जो कॉमन गोल है वो सब लोग मिलके अचीव कर ले जाएं। डायनेमिक फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है वैसे वैसे हम अपनी अप्रोच भी बदलते हैं। जैसे एक स्ट्रिक्ट अप्रोच में बी यूज्ड इन इमरजेंसी बट फ्रेंडली अप्रोच इन रूटीन वर्क, हमें वर्कर से रूटीन काम करवाने हैं तो उनको फ्रेंडली तरीके से उनसे काम करवाएंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नहीं देखो ये होना है, ये डेडलाइन है, आपको करना है, ऐसे करना है, ये वो, तो वहाँ हमारी अप्रोच बदलेगी उनको गाइड और सुपरवाइज करने की, तो ये डायनेमिक भी है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला तो एक्शंस इसकी वजह से होते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि एक्शन इनिशिएट करता है, फीचर नहीं समझा कि अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयज कुछ करेंगे ही नहीं, उनको गाइड करना, उनको उनसे काम करवाना, उनको डायरेक्शन देना, इसके बाद ही तो काम शुरू होता है। तो डायरेक्टिंग ही प्लान को एक्शन में लाता है, अदरवाइज प्लान सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टिंग मेक एम्प्लॉयज स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड गोल्स, ब्रिंग यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, डायरेक्टिंग क्या करता है? सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन में, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज से, हम डायरेक्शन में मोटिवेशन यूज़ करते हैं, लीडरशिप यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि अपना बेस्ट दो। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग में हम लोगों से बातचीत करते हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एम्प्लॉय से फीडबैक लेते हैं जिससे उनको लगता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है और सही जा रहा है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, जब उनको आप मोटिवेट करोगे, प्रॉपरली गाइड करोगे, सुपरवाइज करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे, तो ऑफकोर्स वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब सुपरवाइज कर रहे हो तो हम ये भी देख लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कोई मटेरियल तो वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो भी नहीं वेस्ट होगा। एंश्योर बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, डायरेक्टिंग क्या करता है? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ जोड़ें, ठीक। एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको प्रमोशन मिल जाए और कंपनी चाहती है कि सेल्स ज़्यादा हो, तो दोनों अचीव हो जाएंगे अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रख देंगे हम, कि हमने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा जिससे क्या होगा, उसका तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, उसमें प्रमोशन मिल जाएगा, और अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी, जो कि हायर सेल है, वो भी अचीव हो जाएगा। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? बैलेंस बनाता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, ठीक। अडॉप्ट टू चेंजेस, डायरेक्टिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट, उसमें अडॉप्ट कर पाए, उनसे बातचीत करके, उनको मोटिवेट करके, देखो चेंज आया है और आप कर सकते हो, आप सीख सकते हो नई टेक्नोलॉजी, आपकी ही एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनसे कम्युनिकेट करके इस तरीके से वो उनको क्या कर सकता है, नए चेंजेस को अडॉप्ट भी करवा सकता है। अभी आता है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में मैंने बताया था कि सुपरविजन होता है, मतलब आप वर्क देखते हैं एम्प्लॉयज़ कैसे काम करें, आप उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं, ओवर सीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि वर्क जो है वो सही से हो रहा है, ठीक है। जैसे एक फ्लोर सुपरवाइजर है गारमेंट फैक्ट्री में, वो देखता है क्या स्टिचिंग जो कर रहे हैं वर्कर सही से कर रहे नहीं कर रहे, तो उनका वर्क को ओवरसी करना मतलब क्या है, सुपरविजन। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, इसका एलिमेंट है, मतलब एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना कि वो अपना बेस्ट दें, ठीक है, उनको रिवॉर्ड दे के, रिकॉग्नाइजेशन दे के। लीडरशिप इसका एलिमेंट है, मतलब गाइड करना और इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो विलिंगली मैनेजर के डायरेक्शन को फॉलो करें,
मतलब लीडर का काम क्या है कि लोगों को इंस्पायर करना, उनको कंपनी के विजन के साथ जोड़ना, जिससे वो कंपनी के डायरेक्शन में अपना बेस्ट दे पाएँ, तो उनको लीड करना। नेक्स्ट एलिमेंट इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन मतलब क्या कि डायरेक्शन जब आप दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो आपको उनसे बातचीत भी तो करनी होगी, या ऐसे गूंगे होकर आप बता देंगे कि ऐसे ऐसे होना है, नहीं ना, कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, मतलब एक्सचेंज होगा आइडियाज, इंस्ट्रक्शन, फीडबैक का। कोऑर्डिनेशन भी इसका एलिमेंट है, मतलब डायरेक्टिंग इन सब चीज़ों से मिलके बना है। कोऑर्डिनेशन भी होगा, मतलब जो भी इंडिविजुअल है, जो भी डिपार्टमेंट, उन सब के एफर्ट्स में हमें कोऑर्डिनेशन आना है कि सब मिलजुल के काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं आपस में, वो नहीं होना है, सबको मिलजुल के काम करना है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग किससे बना है? सुपरविजन से, मोटिवेशन से, लीडरशिप से, कम्युनिकेशन से और कोऑर्डिनेशन से। और ये सब चीज़ मिलके क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करते हैं हमारी। नेक्स्ट एक एक एलिमेंट को हम अब देखेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आपका आता है वो है लीडरशिप, कि लीडरशिप आपका क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग पीपल सो दैट दे विलिंगली वर्क टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना, ठीक है, जिससे वो क्या करें? विलिंगली, मतलब अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करें। एक लीडर का काम होता है कि अपने जो भी लोग हैं उनके अंदर इतना इंस्पिरेशन भर देना, उनको इतना कंपनी के विजन के साथ जोड़ देना, इस तरीके से वो मोटिवेट कर देना कि वो खुद ही उनको फील होने लगे कि नहीं, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ठीक। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर। आपको सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देना है, लीडरशिप में आप क्या करते हो? लोगों को मोटिवेट करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि वो विलिंगली आए, काम करें, अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक। सो टाइप्स होती हैं लीडरशिप की इन इंडिया, बहुत सारे टाइप्स हैं लीडरशिप के। तो पहले हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। ये ऐसी लीडरशिप होती है जिसमें जो लीडर होता है ना, वो ही सब कुछ डिसाइड करता है और बस इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये करना है, दैट्स इट। मतलब अलग अलग तरीके की लीडरशिप। ये जो लीडरशिप, एक आइडियल लीडरशिप में क्या होगा कि आप इन्फ्लुएंस करें कि वो विलिंगली ही करें, ठीक है, काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के, उनके अंदर से आना चाहिए। बट बहुत तरीके से पुराने टाइम पे क्या होता था और मॉडर्न टाइम पे क्या, चीज़ें बदली हैं। पुराने टाइम पे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूज करते थे, मतलब यहाँ पे लगता था लोगों को कि लीडर को या बॉस को लगता है कि ये लोग खुद से कुछ नहीं करेंगे, अंदर से खुद से आ ही नहीं सकता, हमें क्या करना है, इनको बस बताना है कि आपको ये करना, नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे। तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, मतलब यहाँ पे लीडर ही डिसीजन लेगा अकेले और ये उम्मीद करेगा कि बाकी सब उसको फॉलो करें। जैसे कि स्मॉल इंडियन फैक्ट्री में आज भी होता है, ओनर डिसाइड करता है कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, और वर्कर्स क्या करते हैं, उसको जस्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप क्या है? यहाँ पे लीडर एक फादर फिगर, जैसे फादर होते हैं ना, उनके तरह एक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्टिव भी है और केयरिंग भी है। जैसे आपके फादर हैं, क्या है, अगर डिसिप्लिन की बात है तो वो स्ट्रिक्ट भी हैं, आपकी केयर भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं आपको। तो उसी तरीके से यहाँ लीडर काम करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप में लीडर रिस्पेक्टेड फॉर केयरिंग अबाउट एम्प्लॉय वेलफेयर। टाटा में क्या होता है कि फादर की तरह ही लीडर एक्ट करता है कि एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, उसकी केयर करना, उसके साथ देना, उसको सपोर्ट करना, उसको प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना, उसका वेलफेयर का ध्यान रखना, ये होती है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, मतलब डेमोक्रेटिक। ये आपके ऑटोक्रेटिक से अलग। ऑटोक्रेटिक में क्या था, लीडर ही सारे डिसीजन ले रहा था और बाकी सब पे थोप रहा था। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन से बना है पार्टिसिपेटिव, कि हम ये इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉयज़ भी डिसीजन मेकिंग में आए और शामिल हों। जैसे इन्फोसिस इनकरेज करती है कि एम्प्लॉयज़ भी बैठें मैनेजमेंट के साथ और डिस्कस करें कि आगे क्या क्या होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ को क्या लगेगा कि हमें भी वैल्यू दी जा रही है, हमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की लीडरशिप होती है। नेक्स्ट इज लेजर-फेयर लीडरशिप। लेजर-फेयर लीडरशिप क्या होती है, यहाँ पे जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज़ को पूरी फ्रीडम दे देता है, कि रिसोर्सेज दे देता है, पूरी फ्रीडम दे देता है कि आप अपने हिसाब से काम करो, टारगेट अचीव करो, ठीक। खुद डिसीजन लो कैसे काम होना और अपने आप से काम करो, मैं नहीं बताऊंगी कैसे काम होना है, आपको पूरी तरीके से मैंने छोड़ दिया। यहाँ एम्प्लॉयज़ सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई बता नहीं रहा कि आप ऐसे करो वैसे करो, ये करना है, नहीं, लीडर ने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, रिसोर्स दे दिए, फ्री छोड़ दिया कि आप अपना बेस्ट करो, जैसे कर सकते हो वैसे करो, खुद डिसाइड करो कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे जो वर्कर स्किल्ड होते हैं, मोटिवेटेड ही होते हैं, ऑफ कोर्स स्किल्ड होंगे तभी खुद से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे रिसर्च हेड, वो अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, डिज़ाइन करिए एक्सपेरिमेंट को, देखिए आपको क्या करना है और जहाँ भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा,
ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है? ये एक ऐसे टाइप की लीडरशिप होती है जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस्ड, जैसे ट्रांजैक्शन सौदा उस पे बेस्ड होती है कि आप अच्छा करोगे हम आपको रिवॉर्ड देंगे, नहीं करोगे हम आपको पनिश करेंगे। तो यहाँ पे लीडर इस तरीके से लोगों को लीड कर रहा है परफॉर्म कराने के लिए कि परफॉर्म करोगे तो इनिशिएटिव मिलेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टीज भरोगे। जैसे कि सेल्स मैनेजर कहता है कि अगर आप सेल टारगेट पूरा करते हो तो बोनस मिलेगा, और नहीं करते हो तो भाई हम आपको निकाल देंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? ये एक ऐसे टाइप की लीडरशिप है जो जहाँ पे लीडर इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। ये देखो, ये बहुत अच्छी टाइप ऑफ लीडरशिप है कि जहाँ पे लीडर लोगों को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर, उनको विजन दे रहा है बड़ा कि हम अगर अच्छा करते हैं हमारी कंपनी वहाँ जाएगी तो आप कल को अपने आप को टॉप मोस्ट पोजीशन में देखेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं आपका करियर ग्रोथ होगा, हमारा कर मतलब एकदम जोड़ देगा लोगों से कि वो उनको लगेगा कि यस हमें कुछ करना है, हम पैशन के साथ काम करेंगे, कुछ नया करेंगे जिससे हमारी कंपनी ग्रो हो। तो एक लॉयल्टी, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ एक एम्प्लॉयज़ को जोड़ता है। जैसे सीईओ मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि हमें ग्लोबल लीडर बनना है, हम बहुत बड़े लेवल पे लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबली हम डोमिनेट करेंगे। तो सारे एम्प्लॉयज़ फिर उसी विजन के साथ काम करते हैं कि अगर ग्लोबल बनना है तो अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे और ऑर्गेनाइजेशन को उतने लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये क्या है? लीडरशिप कि अलग अलग तरीके से हर लीडर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, उनसे काम करवाता है। तो कुछ आप ये ओल्ड है लाइक ऑटोक्रेटिक एंड ऑल, जहाँ पे बस बता दिया ऐसे ऐसे होना है और वैसे वैसे होना है, और कुछ नए तरीके भी हैं जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया, ठीक है, लेजस फेयर हो गया, जिसमें आपने बिल्कुल फ्रीडम दे रखी है और पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट टॉपिक जो एलिमेंट है इसमें वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है बेटा? मोटिवेशन मतलब कहते हैं नहीं आप मोटिवेशन है नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, या मैं बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मतलब कि एक फोर्स जो आपको एक अर्ज जो अंदर से आती है जो आपको पुश करती है कि आप कुछ करिए, ठीक है, वो क्या है? मोटिवेशन। जैसे आपका एग्जाम है, आपके अंदर से यार जा रही है मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे करना पड़ेगा, आपने सर्च वर्च करना शुरू करे कहाँ से पढ़ो कहाँ से पढ़ो, एंड देन आ गए तो आप मोटिवेट हो गए हैं कि नहीं यार मुझे अच्छे नंबर लाने, तो आई हैव टू डू इट। तो मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स जो ड्राइव करता है पर्सन को कि वो एक्ट करे सर्टेन वे में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फोर्स अंदर से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो आया और आपने उसने आपको मतलब एक ये किया कि आप मूव करो, उस कुछ करो जिससे जो चीज़ आप चाह रहे हो वो पूरी हो जाए, उस तरीके से एक्ट करो। ठीक, ये मोटिवेशन अंदर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं उनके अंदर खुद से आता है कि यार नहीं हमें अच्छा करना है बिकॉज मैं अच्छा कर सकता हूँ, आई हैव टू डू इट। वो इसलिए मोटिवेट नहीं हो रहे कि मुझे नंबर से मतलब है या लोग मेरी तारीफ करेंगे, वो नहीं, उनके अंदर से आ रहा है कि मुझे अच्छा करना है, आई हैव टू डू गिव माई बेस्ट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर मैं अच्छा करता हूँ तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो क्या है? इंट्रिंसिक, कम्स फ्रॉम पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। एक एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो मज़ा आती है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्रिएटिविटी में, उसको अच्छा लगता है। तो वो जो भी चीज़ें कर रहा है वो कैसे मोटिवेट है? अंदर से, पर्सनल सेटिस्फेक्शन से उसको मोटिवेशन आ रहा है, बाहर के फैक्टर से नहीं। एक्सट्रेंसिक, जब आपको बाहर से मोटिवेशन आता है, मीन्स कम फ्रॉम सैलरी, इंसेंटिव, प्रमोशन, प्रेज, पनिशमेंट। मुझे पनिशमेंट मिलेगी इसलिए मुझे काम करना है, इसलिए मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए मैं मोटिवेटेड हूँ। तो जब बाहर की चीज़ों के लिए जब आप एक्शन कर रहे हो, मोटिवेट हो, तो है वो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। जैसे जोमेटो में क्या होता है, डिलीवरी पार्टनर्स को पता होता है कि आप जैसे 50 का डिलीवरी का टारगेट पूरा करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, तो वो आउटसाइड का मोटिवेशन है। उस बोनस को पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? मोटिवेट हो रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? पहला, भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, उनके अंदर मोटिवेशन है, चाहे बाहर से आ रहा हो चाहे अंदर से आ रहा हो, तो वो अपना बेस्ट देंगे, अच्छे से काम करेंगे और क्वालिटी, फास्ट, हार्डर वर्क करेंगे। हेल्प इन अचीविंग गोल, मोटिवेशन इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल, जब एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे। क्योंकि इंडिविजुअल को मान लो डिलीवरी पार्टनर को लग रहा है कि अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे बोनस मिलेगा, तो 50 ऑर्डर डिलीवर करने, इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कोई टारगेट होगा कि हमें 1000 ऑर्डर आज तक डिलीवर करने। तो जब उसने लोगों को ये बोनस दिया तो लोगों ने भी बेस्ट किया, तो उससे क्या हुआ? अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आपका अपने काम में मन लगता है, आप उसको एंजॉय करते हो, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपका इसका इंपॉर्टेंस है।
नेक्स्ट इज इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मोटिवेशन जो है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होते हैं वो नए नए आइडियाज़ लाते हैं। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपके अंदर आएगा कि हाँ मैं क्या नया कर सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, मतलब यू एंजॉय दैट जोन। जैसे कि गूगल में एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिली है सोचने की, अपने हिसाब से काम करने की, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाते हैं। इम्प्रूव टीम वर्क, मोटिवेशन पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, लोग मोटिवेटेड अच्छे से काम कर रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डेडिकेटली पूरा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टीम वर्क, टीम में अच्छे से काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखो बहुत ईजी है, इसमें एक बार में भी समझा सकती हूँ लेकिन एक एक करके भी समझाऊंगी। पहला है कि जैसे एग्जाम है आपका, तो क्या है, एक अंदर से नीड है जो अनसेटिस्फाइड, जो पूरी करनी है, क्या मुझे पढ़ के जाना है, मुझे पेपर में पास होना है, वो अनसेटिस्फाइड नीड हुई। फिर क्या करते हो, आपको टेंशन होती है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे पास होगा कि नहीं होगा, और टेंशन हो रही है। फिर टेंशन होगी तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना। आपने सोचा यार चलो कुछ प्रीवियस ईयर देख लेता हूँ, यूट्यूब में कुछ देख लेता हूँ, वन शॉट मिल जाए, जल्दी जल्दी 3 घंटे में कुछ ना कुछ तो पढ़ लेता हूँ, कल पास हो जाऊंगा। फिर आपने सर्च करना शुरू किया, ड्राइव मतलब हाथ पैर मारना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और फिर एक सोल्यूशन पे आए कि हाँ चलो यूट्यूब वीडियो देखते हैं। फिर देखा, 3 घंटे का समझा कि हाँ चलो आ गया है, अभी कल पास हो जाऊंगा, नीड सेटिस्फाइड होगी और टेंशन खत्म हो गई। तो ये है मोटिवेशन का प्रोसेस। सबसे पहले तो अनसेटिस्फाइड नीड होती है, मीन्स समथिंग इज मिसिंग, एम्प्लॉय फील अ गैप। जैसे एम्प्लॉय के टर्मोलॉजी में देखें तो एम्प्लॉय को लगता है यार कुछ मिसिंग है, कुछ गैप है जो होना चाहिए और नहीं हो रहा है। जैसे इन्फोसिस में एम्प्लॉय को लग रहा है कि मुझे पीयर्स के कंपैरेटिव अनपेड, अंडर पे किया जा रहा है, मतलब मेरे साथ के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा पे मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है। तो क्या है, एक अनसेटिस्फाइड नीड है कि यार मुझे भी तो मिलना चाहिए, मेरी नीड तो ये नहीं पूरी हो रही। फिर क्या हुई, टेंशन। इस गैप की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हुआ, स्ट्रेस आया माइंड में कि यार ऐसा क्यों है, उसको वरीनेस होने लगी कि यार मेरी तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है उतनी अच्छी। फिर ड्राइव आई, जब ये डिस्कम्फर्ट आया तो सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं भी और ज़्यादा कमाऊँ और मैं अंडर पेड ना रहूँ। सच बिहेवियर, उसने तरीके ढूंढे कि कैसे मैं कमा सकता हूँ, क्या मैं ओवर टाइम करूँ जिससे वो लोग मुझे ज़्यादा दे दें, या मैं कोई साइड में प्रोजेक्ट ले लूँ, या मैं किसी हायर पेइंग जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ जिससे फिर मैं भी मतलब उनके हिसाब से अपने कंपैरेटिव पीयर्स के साथ उतना ही कमाने लग जाऊँ। फिर क्या हुआ, आपने जब देखा कि हाँ कोई तरीका है और आपने एक तरीका स्विच मतलब सेलेक्ट कर लिया कि अब मैं नई हायर पेइंग कंपनी में जॉब में स्विच कर जाऊंगा, वहाँ मुझे ज़्यादा पे मिल जाएगा, तो एम्प्लॉय की जो मिसिंग रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। और जब एक बार रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, नीड सेटिस्फाइड हो गई, तो क्या है कि टेंशन, फिर तो टेंशन कम हो गई, अब तो आप भी उतना कमा रहे हो, तो कामनेस आ गई, सेटिस्फेक्शन आ गया, उसको लगे हाँ आई एम फाइनेंशियल सिक्योर, नाउ आई कैन फोकस ऑन वर्क। तो ये सब क्या है, मोटिवेशन का प्रोसेस, कि कैसे मोटिवेशन काम करती है। अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव्स, सच बिहेवियर, सेटिस्फेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, याद करके जाना। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, आप कुछ थ्योरी है ऑथर्स की, जैसे कि मैस्लो की है, हर्ट्जबर्ग की है, आपके में लिकर्ट की है, तो ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। वन बाय वन करके मैं समझा दे रही हूँ आपको। पहले हम मैस्लो की समझेंगे कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की। इन्होंने कहा था ह्यूमंस की नीड जो है वो एक हायरार्की में अरेंज रहती है, मतलब कि वन बाय वन लेवल में अरेंज रहती है, और जब एक लेवल पूरा हो जाता है तभी एम्प्लॉय दूसरे लेवल पे पहुंचता है, जब एक पूरा होता है तब वो तीसरे, मतलब एम्प्लॉय हो आप हो कोई भी हो, पहले वो नीचे वाली नीड पूरी करेगा, जब वो पूरी की तभी वो दूसरे पे जा पाएगा। तो उन्होंने बोला कि हायरार्की में चीज़ें होती है, ठीक है, एक लेवल सेटिस्फाई होगा तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो इन्होंने 5 लेवल पे क्या करी, नीड को डिवाइड किया और एक पिरामिड भी शो किया, जो कि आप देख सकते हो कि बॉटम में सबसे बेसिक नीड होती है कि सबसे पहले आपको रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। फिर जब वो हो गया तब आप सोचोगे सेफ्टी, मतलब मेरी जॉब ना चली जाए, सेफ रूम है। जब जॉब भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर आप चाहोगे कि लोग मुझे जाने पहचाने, मुझे अपने समाज में बैठाएं उठाएं। फिर सेल्फ स्टीम, आप चाहोगे कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, एंड देन आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करने चाहोगे, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने बोला सबसे पहले नीड जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, मतलब इंसान चाहता है कि उसकी पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक सर्वाइवर के लिए, लाइक फूड वाटर रेस्ट शेल्टर, ये पूरी हो जाए, क्योंकि इसके बिना तो वो बड़ी नीड के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। आपके पास खाने को कुछ नहीं और आप ये सोचोगे मेरे BMW मिल जाए, ये आप सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे। तो सबसे पहले जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल। दूसरे जब ये नीड पूरी हो जाती है तो इंसान आता है सेफ्टी नीड पे, फिर वो सोचता है कि यार अभी जो बना लिया और कमा रहे हैं और छक पहन रहे हैं, अब ये सेफ रहे, मतलब ये नहीं कि एकदम से छिन जाए, तो सिक्योरिटी हो,
ठीक, मतलब सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इनकम हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, स्टेबल इनकम करवा ली, जिससे मुझे लग रहा है कि अभी ना मेरे कोई जॉब से निकालेगा और ना ही मेरी हेल्थ पे कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, हेल्थ खराब होती है तो मेरे पास पैसे रहेंगे उसको ठीक कराने के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मतलब सेफ्टी के बारे में वो फिर वो सोचता है। नेक्स्ट, इसको सेटिस्फाई करने के बाद वो सोशल नीड पे आता है। ह्यूमंस क्या है, सोशल बीइंग है। सेफ्टी के बाद उनका मेन फोकस होता है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें, उनसे दोस्ती करें, ठीक है, वो सोसाइटी में बिलोंगिंग्स में रहें। एंड ये जब पूरा होता है देन वो स्टीम नीड में आता है, मतलब लोग उसको रिस्पेक्ट करें, वो ये चाहता है जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको एक सेल्फ स्टीम मतलब एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लोग उसको रिस्पेक्ट करें। जब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सेल्फ स्टीम आता है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं और मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आप ये अचीव कर लेते हो फिर आप आते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, मतलब एक हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे आप कोशिश करते हो कि मैं जो भी मेरा पोटेंशियल है मैं उसको अचीव करके अपना जो बेस्ट वर्जन, मतलब जो मैं बन सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट, वो मैं बन जाऊँ। उसके लिए मैं एफर्ट्स करूँ, क्रिएटिव करूँ कुछ, जिससे लोग तो मुझे पहचान है लेकिन मैं और क्या हूँ जो मैं बन सकता हूँ, मैं वो बनना चाह रहा हूँ। तो वो हो गया आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये किसका था, ये था आपका मैस्लो का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डॉगल्स मैकग्रॉगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। डॉगल मैकग्रॉगर ने भी एक्स एंड वाई थ्योरी दी है, मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एम्प्लॉयज़ के बारे में दो एजम्पशन बनाई कि एम्प्लॉयज़ दो टाइप के होते हैं, या तो एक्स या तो वाई। एक्स मतलब नेगेटिव व्यू था एम्प्लॉयज़ का कि एम्प्लॉयज़ जो है वो निकम्मे हैं, हराम करते हैं, उनको जब तक कुछ मतलब बोलो ना चिल्ला लो कुछ नहीं करने वाले, उनका ये एक व्यू था। फिर थ्योरी वाई कहती है, जिसका व्यू क्या है, पॉजिटिव व्यू है एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर मतलब दे आर गुड, दे आर स्किल्ड, दे कैन परफॉर्म देयर बेस्ट, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव देयर बेस्ट। तो वो ये पॉइंट को, तो मैकग्रॉगर ने दो एग्जाम्पशन दिए, या तो एम्प्लॉय पॉजिटिव व्यू का होगा या तो एम्प्लॉय नेगेटिव व्यू होगा। तो अगर पॉजिटिव व्यू होगा तो मैनेजर किस तरीके से उनसे डील करेगा, और नेगेटिव व्यू वाले में है तो कैसे डील करेगा। जैसे थ्योरी एक्स, एग्जाम्पशन क्या है एम्प्लॉयज़ का, कि पीपल डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड इफ पॉसिबल। लोग जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने काम को नहीं पसंद करते हैं मोस्टली, और जहाँ भी उनको मौका मिलता है काम चोरी का वो करते हैं। दे मस्ट बी फोर्स कंट्रोल एंड थ्रेटन टू परफॉर्म, इसलिए हमको उनको कंट्रोल करना होगा, उनको डराना होगा कि परफॉर्म करो तभी वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दे प्रेफर सिक्योरिटी नॉट रिस्पॉन्स, उनको सिक्योरिटी तो चाहिए, मेरे जॉब ना जाए, मुझे पैसा टाइम पे मिले, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि काम भी जिम्मेदारी के साथ करें। और मोटिवेट कब होंगे, जब उनको मनी और जॉब सिक्योरिटी मिले। ये क्या है, थ्योरी एक्स का व्यू है कि एम्प्लॉय इस तरीके के हैं। तो मैनेजर की यहाँ पे स्टाइल कैसी होगी, मैनेजर किस तरीके से इनको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे तो जब लेजी हैं, निकम्बे हैं, काम चोरी करना चाह रहे हैं और ये वो है, तो भाई सुपरविजन तो स्ट्रिक्ट रखना होगा, मैनेजर को क्लोजली कंट्रोल करना होगा, आराम तो नहीं करे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पनिशमेंट देनी होगी अगर वो चीज़ें सही से नहीं कर रहे हैं, और फाइनेंशियल रिवॉर्ड पे फोकस करना होगा, अदरवाइज वो अपना बेस्ट देंगे ही नहीं क्योंकि उसी से मोटिवेट हो रहे हैं। जैसे कॉल सेंटर में एम्प्लॉयज़ को क्लोजली मॉनिटर किया, क्योंकि कॉल सेंटर में लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं या कॉल काट देते हैं, नहीं बात करते हैं कस्टमर से, उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं ताकि हम उनको हैंडल कर पाएँ इजली। थ्योरी वाई का एग्जाम्पशन क्या है एम्प्लॉय को लेके, ये बहुत अच्छा सोचता है एम्प्लॉय के बारे में कि एम्प्लॉय नेचुरल है, उनको एज नेचुरल है, दे लाइक प्ले एंड रेस्ट, उनको काम करना भी पसंद है, उनको रेस्ट करना भी पसंद है। सेल्फ डायरेक्टेड है, मतलब अपने गोल्स के लिए कमिटेड है, खुद ही कर लेंगे, उन्हें पता है कैसे क्या करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और क्रिएटिव हैं, मोटिवेट होते हैं, पैसों से नहीं, जॉब सिक्योरिटी से, बल्कि रिकॉग्नाइजेशन से, उनको पोटेंशियल खुद यूटिलाइज करने का मौका मिले अपना। तो मैनेजर की स्टाइल क्या होगी, डेमोक्रेटिक, तक जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, यहाँ पे उनको फ्रीडम देगा कि आप काम करो, डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा, ट्रस्ट करेगा उन पे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ठीक, जैसे गूगल, एम्प्लॉयज़ के पास फ्रीडम है कि वो प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं 20% रूल के तहत, और एज्यूम करते हैं कि पीपल जो हैं वो अपना काम को जिम्मेदारी के साथ करें क्योंकि वो अपने काम को महत्व देते हैं। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है मोटिवेशन की, हाइजीन थ्योरी। फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने जो है वो दो फैक्टर बताएं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो दो चीज़ों से मोटिवेट होता है, एक है जॉब सेटिस्फेक्शन और एक है डिससेटिस्फेक्शन। एक्सप्लेन दैट जॉब सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन कम फ्रॉम टू डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर। दो फैक्टर से या तो एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा या तो जॉब में डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जिस फैक्टर से उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमें उस पर क्या करना है, काम करना, उसको वो फैक्टर्स को मजबूत करके उसको देना है, और जिसके उसको डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है जिस फैक्टर से, उन्हें हमें रिमूव करना है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। अदरवाइज डिससेटिस्फाइड है तो ऑफकोर्स डिमोटिवेट हो जाएगा। तो सम
सम फैक्टर ओनली प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, इन्होंने बोला दो फैक्टर, एक हाइजीन और मोटिवेटर। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है आपका हाइजीन और दूसरा क्या है? मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर बेसिकली वो फैक्टर होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब ये इनमें वो फैक्टर आएंगे जिससे हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हम फैक्टर दें जिससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ना हो। डिससेटिस्फाइड होगा तो अच्छे से काम करेगा। और मोटिवेटर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ठीक, हाइजीन फैक्टर बेसिकली जो डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं। ठीक, ये मोटिवेट नहीं करेंगे लेकिन उसको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। जैसे कि सैलरी एंड बेनिफिट्स, अगर सैलरी अनफेयर है तो एम्प्लॉय तो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हमें सैलरी फेयर देनी है। कंपनी की पॉलिसी तो बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो हमें नहीं होने देना है। वर्किंग कंडीशन अगर खराब है, अनहाइजीनिक है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो हमें नहीं कंट्रोल करना है जिससे वो डीमोटिवेट ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक, मोटिवेट नहीं करेंगे ये, बल्कि ये बस उसका डिससेटिस्फेक्शन क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। तो इन फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज मोटिवेटर, ये मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ये वो क्या करते हैं? मोटिवेट नहीं करते लेकिन डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करते हैं। अगर हम उनको अच्छी सैलरी दे देंगे, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे देंगे, ठीक है, उनके साथ बातचीत करेंगे, वो मोटिवेट, तो वो अच्छे से रहेंगे। मोटिवेटर क्या होते हैं? ये वो फैक्टर होते हैं जो एक्चुअली इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट दें। ठीक, जैसे कि दे आर कनेक्टेड टू द वर्क इटसेल्फ एंड पर्सनल गोल लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, वर्क इटसेल्फ, कि कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली गिव्स अ प्राइड। अगर वो अच्छे से काम करते हैं, उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, उनको अचीवमेंट का फील होता है। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड देंगे तो वो उनको लगेगा हम उन्हें रिकॉग्नाइज करें उनके एफर्ट्स को। और कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट देना जिससे वो इंगेज, उनको लगे हाँ कुछ क्रिएटिव है यहाँ करने को। तो ये वो है फैक्टर जो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे कि वो अपना बेस्ट दें। उसमें क्या आएगा? अचीवमेंट, कि उनको जब अचीवमेंट हो, मतलब कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करे तो उनको अचीवमेंट होती है तो वो मोटिवेट होते हैं। रिकॉग्नाइज, उनको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड ऐसा कुछ रिकॉग्नाइजेशन देती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मोटिवेट फील होते हैं। और उनको खुद से आज़ादी दी जाएगी, अपने आप से काम करे, फ्रीडम दें, तो वो मोटिवेट रहेंगे। तो ये वो फैक्टर है जो उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है। इन्हें हम बोलते हैं सेटिस्फायर। ठीक है, नेक्स्ट है लिकर्ट का 4 सिस्टम ऑफ लीडरशिप। रेंसिस लिकर्ट ने भी 4 स्टाइल दी है लीडरशिप की, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं कवर कराती हूँ आपको। सिस्टम वाइज दिए हैं, मतलब इन्होंने 4 लीडरशिप दी है बेसिकली, मान लो 4 लीडरशिप दी है। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और सिस्टम 4। मैंने इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है बस बेसिकली। तो सिस्टम 1 क्या कहता है? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी अपनी लीडरशिप की स्टाइल की बताई हैं, उनको इन्होंने अरेंज किया है फ्रॉम वेरी अथॉरिटेरियन टू वेरी पार्टिसिपेट। मतलब मैनेजर जो होगा या तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होगा, या तो वो मिक्स होगा इन दोनों का, कि अथॉरिटी भी दे रहा जहाँ देनी है, मतलब कंट्रोल भी कर रहा जहाँ करना है, और पार्टिसिपेशन भी करा रहा है। तो अगर एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब समझते हो, एक्सप्लॉयट कर रहा है, अपनी चला रहा है, और अथॉरिटेटिव है मतलब बहुत ही हद तक अथॉरिटेटिव है, तो मैनेजर का पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। डिसीजन थोपेगा एम्प्लॉयज़ पे। मोटिवेशन फियर, थ्रेट और पनिशमेंट से, मतलब एम्प्लॉयज़ क्यों काम करें? क्योंकि वो डर है, वो डरते हैं उस मैनेजर से, ठीक है, क्योंकि उनको धमकाता है, उनको डराता है, पनिश करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? मोटिवेशन आ रहा है। तो ये क्या है? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, कि मैनेजर का कंप्लीट कंट्रोल है पूरे उसमें। मैनेजर कैसा है? अथॉरिटेटिव तो है लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट करने वाला अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है वो, कि कंप्लीट कंट्रोल है, डिसीजन थोप रहा है एम्प्लॉयज़ पे। मोटिवेट क्यों है एम्प्लॉयज़? क्योंकि वो डरते हैं, फियर है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि फैक्ट्री में द ओनर शाउट एट वर्कर, थ्रेटन टू कट सैलरी फॉर मिस्टेक एंड नेवर टेक सजेशन। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, अगर कोई ऐसा मैनेजर जो एकदम चिल्लाता है, अगर ज़रा सी भी गलती हो जाती है और धमकाता है कि अब तुम्हारी सैलरी काट देंगे, और अगर कोई एम्प्लॉय मतलब फीडबैक देता है कि सर ऐसे होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सुनता है, कहता चुप रहो, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है? अथॉरिटेटिव है, लेकिन कैसा? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। सिस्टम 2 में बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव है, मतलब इस मैनेजर का कंट्रोल तो है, अथॉरिटी तो रहेगी, अथॉरिटेटिव तो है, लेकिन रिवॉर्ड यूज करता है अलॉन्ग विद पनिशमेंट। सिर्फ पनिशमेंट देता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। मतलब थोड़ी फ्रीडम देगा एम्प्लॉय को और उनको काइंडली ट्रीट करेगा। वहाँ पे तो काइंडली ट्रीट भी नहीं करता, बिल्कुल फ्रीडम नहीं देता। यहाँ पे बेनेवोलेंट है, मतलब कि थोड़ी फ्रीडम भी देगा और काइंडली ट्रीट भी करेगा। मैनेजर डिसाइड करेगा सब कुछ, लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय को प्रेस करेगा और
छोटे छोटे बोनस भी देगा। मतलब यहाँ पे बेनेवोलेंट मतलब काइंड भी है, तो गुड है, मतलब गुड एक टर्म में है। अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उनके साथ काइंडली डील कर रहा है, उनको कंट्रोल तो पूरा खुद रख रहा है, डिसीजन तो खुद ही लेगा, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, पनिश एकदम नहीं कर रहा है, रिवॉर्ड भी दे रहा है, तो ये बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव है। फिर है कंसल्टेटिव, या तो मैनेजर कंसल्टेटिव वाला होगा, मतलब टेक सम सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय बिफोर मेकिंग डिसीजन। यहाँ पे मैनेजर कैसा होगा कि वो कुछ सजेशन लेगा डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज से, मोटिवेशन रिवॉर्ड के थ्रू, रिकॉग्नाइजेशन, लिमिटेड पार्टी, तो कुछ हद तक उनको पार्टिसिपेट करवाएगा, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा। जैसे मार्केटिंग हेड टीम्स ओपिनियन लेती है फाइनलाइजिंग एड कंपेयर को फाइनलाइज करने से पहले, तो वो क्या है, कंसल्टिव है, मतलब डिसीजन मेकिंग में उनसे थोड़ा सा कंसल्ट करेगा। और यहाँ पे लोग मोटिवेट रहते हैं क्योंकि उनको पता है उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर वो अच्छा सजेशन देते हैं। सिस्टम 4 में क्या, पार्टिसिपेटिव, यहाँ में मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों साथ में ही काम करेंगे। वहाँ पे क्या है, कुछ हद तक पार्टिसिपेट करवाएगा, वहाँ तो करवा ही नहीं रहता, वहाँ पे नहीं करवाते, यहाँ पे कुछ हद तक पार्टिसिपेट कराएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, डिसीजन ज्वाइंटली होते हैं, हाई ट्रस्ट होता है, पूरा फ्री कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मोटिवेशन ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से आ रहा है कि हमें भी शामिल किया जा रहा है, इसलिए एम्प्लॉय मोटिवेटेड है और अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। तो ये इन्होंने 4 तरीके के बोले, या तो अथॉरिटेटिव और हार्श होगा, मतलब एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, वही वर्ड याद रखना। अथॉरिटेटिव तो होगा लेकिन काइंड होगा, मतलब बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टिव होगा, या फिर डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन एक एलिमेंट है। कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज व्हाट, कम्युनिकेशन। बिजनेस में कम्युनिकेशन क्या है, मतलब बातचीत करना अंदर और बाहर, वो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बहुत डिटेल में अगर टॉपिक्स हैं सिलेबस में, तो बिजनेस कम्युनिकेशन मेरी एक वीडियो है, ठीक है, सब्जेक्ट पे बेस है, वो सारे टॉपिक वहाँ मिल जाएंगे, तो आप सर्च भी कर लोगे आपको आ जाएगा, तो आप डिटेल में भी देख सकते हो। बट मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन चीज़ है वो कवर करा रही हूँ, कि कम्युनिकेशन भी क्या है, आपका एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बातचीत करेंगे तभी तो बता पाएंगे आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन ले पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सेंडर होता है, एलिमेंट बोले प्रोसेस बोले आप ये लिख सकते हो। सेंडर होता है, सेंडर क्या होता है, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, जैसे ट्रेन होती है ना, वे तो ट्रेन के एग्जांपल से पूरा समझेंगे। जैसे ट्रेन होती है उसको क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए ताकि ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो, वैसे ही कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, सेंडर चाहिए। तो सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन बिगिन करता है उससे। सेंडर वो पर्सन है जो आइडिया इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, ठीक। नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज क्या होता है, जैसे पैसेंजर होते हैं ना ट्रेन में, वैसे होता है मैसेज, मतलब जैसे बिना पैसेंजर के ट्रेन का कोई पर्पस नहीं है, वैसे बिना मैसेज का कम्युनिकेशन को कोई पर्पस नहीं। कुछ सेंडर को शेयर ही तो करना होगा, पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन शेयर, कभी क्या शेयर करेगा, कुछ मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा वो क्या होगा बेटा, वो होगी मैसेज, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इनकोडिंग। वो क्या करेगा, इनकोड करेगा, मतलब जैसे कि हम पैसेंजर को बैठाते हैं सीट में, ठीक, उनको सेफली पैक कर देते हैं कोचेस के अंदर, वैसे ही मैसेज क्या होता है, क्लोज होता है, इनकोड होता है, किसमें, वर्ड्स में, सिंपल में, जेस्चर में, उसके दिमाग में आया उसको वर्ड्स में पिरोना, सिंबल्स में पिरोना, ये क्या है, उसको इनकोड करता है ताकि उसको भेज पाए। फिर चैनल, चैनल क्या है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक से ही तो ट्रेन चलेगी, वैसे ही चैनल के माध्यम से ही मैसेज क्या है, रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कॉल करके बताए, ईमेल दे, या जैसे दे, मैसेज वहां तक पहुंचेगा। जो ट्रेन है ना, वो एग्जाम्पल लिख के मत आ जाना एम्प्लॉयज़ का, बस मैं सिंपली समझा रही हूँ आपको, ठीक है, और लिखना अपना ही, डिकोडिंग और रिसीवर ही नहीं है, समझ लिख देना, सब मैं बस आपको समझा रही हूँ। रिसीवर, जैसे स्टेशन में, स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे ट्रेन अराइव होती है, वैसे ही मैसेज कहाँ अराइव होगा, रिसीवर के पास। रिसीवर मतलब वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। जैसे पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरते हैं, वैसे ही पैसेंजर गेट ऑफ करते हैं, जर्नी कंप्लीट होती है, वैसे ही रिसीवर क्या करता है, मैसेज जो उसके पास आया उसको समझने की कोशिश करता है कि मैसेज में लिखा क्या है, और फिर वो फीडबैक देता है, कि जैसे आप फीडबैक देते हो जर्नी, ट्रेन जर्नी के बाद ट्रेन में कैसा लगा, वैसे ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है जब वो फीडबैक देता है रिसीवर कि हाँ मैं समझ गया। आप देखो समझो, जैसे सेंडर हूँ मैं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, सेंडर। सेंडर क्या करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करता है, मतलब मेरे पास कोई बात होगी, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी तभी तो कम्युनिकेशन शुरू होगा। सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को शुरू करता है। सेंडर के पास क्या होगा,
सेंडर के पास क्या होगा, मैसेज होगा। मैसेज क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडर शेयर करना चाहता है। अभी सेंडर को इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए क्या करना होगा, उसको उस इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना होगा। इनकोड कैसे करेगा, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को जिसके दिमाग में आया उसको वर्ड और सिंबल में इनकोड करेगा ताकि वो उसको शेयर कर पाए। फिर हम मीडियम यूज़ करेंगे। मीडियम मतलब चैनल जिसके थ्रू मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा, चाहे वो रिटर्न में पहुंचाए, ओरल पहुंचाए या जिस तरीके से। एंड देन हमारा जो रिसीवर है वो कौन है, पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा और फिर वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसको इंटरप्रेट करेगा, मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा एंड देन फाइनली वो फीडबैक देगा कि उसको कितना समझ में आया और वो क्या कह रहा है। नॉइस बैरियर, जब भी आप ये पूरा प्रोसेस करते हो, चाहे वो मैसेज भेजते हो, चाहे वो मैसेज इनकोड करते हो, डिकोड करते हो, इस दौरान कुछ ना कुछ बैरियर्स हो जाते हैं या कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। मान लो आप जब रिसीवर का मैसेज पहुंचा तो रिसीवर टेंशन में था, तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाया, तो वो बैरियर आ गया कि उसको नहीं समझ में आया कि मैसेज में क्या था। या फिर जिस चैनल के थ्रू भेज रहे थे, मान लो ऑनलाइन भेज रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो ये जो बैरियर है जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं वो क्या होता है, वो होते हैं बैरियर। जैसे कि रास्ते में, ट्रेन ट्रैक में क्या है, स्टोन क्या है, बैरियर्स हैं। वैसे ही नॉइस और बैरियर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। पुअर इंटरनेट, पुअर हैंड राइटिंग एंड ऑल। ठीक, होल प्रोसेस क्या है, सेंडर मैसेज को इनकोड करके चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजेगा, डिकोड करेगा, फीडबैक देगा। पहले मैसेज को इनकोड करेगा फिर चैनल के थ्रू भेजेगा। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब कम्युनिकेशन होगा तभी मैनेजर एम्प्लॉय आपस में इंस्ट्रक्शन को, आइडियाज़ को, फीडबैक को शेयर कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाती है। टाइमली कम्युनिकेशन होगा तो हम समय पे डिसीजन ले पाएंगे, राइट डिसीजन ले पाएंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जब बातचीत करेंगे तभी आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है जब एम्प्लॉय अपनी बात रख पाता है और मैनेजर उसको क्लियरली समझा पाता है क्या करना है, तो वो अच्छे से काम कर पाते हैं। बिल्डिंग गुड रिलेशन, लोग आपस में बातचीत करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बातचीत करके सॉल्व हो जाएगी। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी जब इंस्ट्रक्शन क्लियर होते हैं, एम्प्लॉय को पता होता है, क्लियरली हम बता देते हैं ऐसे करना वैसे करना है, तो उसको जब क्लियर है चीज़ें तो वो कोई डाउट में नहीं रहेगा, टाइम नहीं वेस्ट करेगा और आराम से अच्छे से काम करेगा। लास्ट जो एलिमेंट है वो है कोऑर्डिनेशन, इसको समझ लो एंड देन वीडियो हम वाइंड अप करेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, ज़्यादा नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं आपके डांस परफॉर्मेंस, मतलब एक दूसरे के साथ एफर्ट्स सिंक नहीं कर रहे हैं, मतलब हार्मोनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल सब अपना अपना करेंगे तो कॉमन गोल कैसे अचीव होगा, नहीं होगा। इसलिए सबके एफर्ट्स को क्या करना है, हमें जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है ताकि सब एक साथ काम करें और कॉमन गोल को अचीव कर ले जाएं। ठीक, कोऑर्डिनेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जब हम कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों में लाते हैं, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। जैसे बैंक में लोन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, सबके बीच में क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन, तो अंदर आ रहा है। एक्सटर्नल क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन और साइड पार्टी के बीच में, कि कस्टमर के साथ सप्लायर का कोऑर्डिनेशन, ओनर का सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन, ओनर का मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, नॉट मैनेजमेंट, इंटरनल होगा, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन। जैसे एक कार कंपनी है, वो स्पेयर पार्ट्स सप्लायर से लाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइज कराती है, तो उसको उन सबसे कोऑर्डिनेट करना होगा तभी चीज़ें कर पाएंगे। और मान लो मैं कहूँगी नहीं मुझे तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट ही नहीं करना, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कैसे मेरा प्रमोशन करेगी, नहीं हो पाएगा। तो हमें बातचीत करनी होगी, उनके साथ अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने होंगे, देन ही चीज़ें हो पाएंगी। वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब जो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट लाइक टॉप, मिडिल, लोअर के लोगों के बीच में जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब सीईओ मैनेजर से बातचीत करें, सुपरवाइजर मैनेजर से बात करें। जैसे सीईओ ने प्रोडक्शन टारगेट सेट किया, मैनेजर ने उसको ब्रेक डाउन किया, सुपरवाइजर ने वर्कर्स को बताया, तो ये लोग जब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये क्या है, एक वर्टिकल। ठीक, अलग अलग लेवल, लाइक सीईओ ने प्रोडक्शन टारगेट सेट कर दिए और मैनेजर्स को बता दिए, मैनेजर ने उसको सुपरवाइजर को बताया, सुपरवाइजर को वर्कर बताया, तो ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करें तभी गोल। मान लो वो बोले हम उनको नहीं बताएंगे, तो फिर क्या हो पाएगा, नहीं। हॉरिजॉन्टल क्या है, जब एक लेवल पे लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बातचीत कर रहा है, ये इंश्योर करने की प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए कैंपेन से पहले। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने पूछा मार्केटिंग मैनेजर से, भाई कब तक प्रोडक्ट चाहिए, मार्केटिंग कर दोगे, किस हिसाब से डिमांड आएगी, हम आपको दे पाएंगे। तो अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो वो बताएगा नहीं कि कब तक करना है और फिर वो इस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका वीडियो जो कि इस सिलेबस को कवर करता है, यूनिट 4। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।